Dear student, welcome to my YouTube channel. Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Today I start about genetical disease like sickle cell anemia. सिकिल सेल एनीमिया। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू किया जाए इस टॉपिक को। सिकिल सेल एनीमिया के बारे में आप ये जानिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1949 में दो साइंटिस्ट थे, नील एंड बीट। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये सिकिल सेल एनीमिया एक जेनेटिकल डिजीज है और उसके इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल 1949 में नील एंड बीट ने ये क्लियर किया कि सिकिल सेल एनीमिया ये क्या है, जेनेटिकल डिजीज है। अब जेनेटिकल डिजीज जब आ गई तो बात आप यहां पे जानिए कि जो जेनेटिकल डिजीज होती है बेटा, जेनेटिकल डिजीज होती है, इसके दो कैडर हैं। इसके दो कैडर हैं। पहली बात तो ये कि ऑटोसोमल और दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड डिजीज। ये दो होती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये ऑटोसोमल डिजीज के अंतर्गत आता है। और ध्यान से सुनिए, इसकी भी दो कैडर होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी। प्रीवियस वीडियो में जो इसकी वो बनी थी पेडिग्री एनालिसिस, उस वीडियो में हमारे जाएंगे तो इस टॉपिक पर हमने चर्चा की है। बहुत ज्यादा इस पर हम डिटेल नहीं जाते क्योंकि इसकी वीडियो हम दे चुके हैं आपको। अब यहाँ पे ऑटोसोमल जो डिजीज है इसकी दो कैडर होती है। एक डोमिनेंट होती है और दूसरी होती है रेसेसिव। तो ये सिकिल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। क्या है? सिकिल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। मतलब ये कि जो आपकी 46 क्रोमोसोम पाई जाती है, उस 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसी पर ये पाए जाते हैं, बट रेसेसिव स्टेज में होते हैं। कैसे होते हैं? रेसेसिव स्टेज में होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। जो जेनेटिकल डिजीज के रूप में होती है। जेनेटिकल डिजीज की ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज होती है। मतलब ये कि ये इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो 44A वाले पर पाए जाते हैं जो रेसेसिव स्टेज में होते हैं। ठीक। अब सेक्स लिंक्ड डिजीज क्या है वो तो हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। जब टॉपिक आएगी हीमोफीलिया की तो हम बताएंगे। हीमोफीलिया जो है इससे बिलोंग करता है। अब आगे इसको देखें कि क्या है सिकिल सेल एनीमिया। अब इसके बारे में आगे हम चलते हैं। बेटा सिकिल सेल एनीमिया क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए, ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। मतलब जब इंसान के ब्लड में, इंसान के रक्त में, खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। ऑक्सीजन की कमी में होता क्या है? ये आरबीसी है। ह्यूमन में पाए जाने वाले, ह्यूमन की ब्लड में जो आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है वो सिकुड़ जाती है। ये क्या होती है? सिकुड़ जाती है यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है। अब क्यों होती है?
कॉन्स्ट्रिक्टेड क्यों होती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड क्यों होती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड क्यों होती है? इसमें बेटा आरबीसी में आप जानते हो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। फिर से सुनिए, जब इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो होता क्या है? उसकी आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेस सिकुड़ जाती है और सिकुड़ करके वो हंसियाकार हो जाती है, सिकल शेप में हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। और क्यों होती है अभी हम चर्चा करेंगे। क्यों वो हंसियाकार हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्यों हंसियाकार हो जाती है? किसके नाते होती है? वो हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो विशेष प्रकार की हो जाती है। हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये कुछ स्पेशल टाइप की हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी में ये आरबीसी जो है सिकुड़ जाती है, जिससे ये आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, ऐंठ जाती है। क्या होती है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कुछ विशेष हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखें बेटा कि ये हीमोग्लोबिन है क्या यार? हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, यहां देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन है क्या? दो शब्दों से मिलकर बना है, देखिए ग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। और दूसरी चीज है हीम। क्या है ये? हीम। आयरन एलिमेंट रिलेटेड पिगमेंट है ये। आयरन एलिमेंट रिलेटेड पिगमेंट। हीम मतलब क्या होता है? आयरन एलिमेंट रिलेटेड पिगमेंट विच प्रोवाइड रेड कलर। मतलब ये कि ये जो हीम है ये लौह तत्व युक्त एक पिगमेंट है जो रेड कलर देता है। और इसके साथ ये ग्लोबिन प्रोटीन है, इसके साथ ये ग्लोबिन प्रोटीन है। अब यहां पे हमने ये लिख दिया है इस हीमोग्लोबिन का एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ अलग होता है, लेकिन यहां पे ये एम्पेरिकल फार्मूला, ध्यान देंगे, एम्पेरिकल फार्मूला किसका? ये आपके हीमोग्लोबिन का है, ठीक। अब सवाल ये आता है यार कि जब आपने हीमोग्लोबिन का नाम ले लिया और जान लिया कि ये रेड कलर देता है, प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन है, अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन बेटा, प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है किससे मिलकर बनी होती है? वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और प्यारे आपको बताऊं मैं कि इंसान के शरीर में या मैमल्स के बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और उस 20 टाइप के अमीनो एसिड में 10 जो है एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, जो हम फूड मटेरियल के रूप में बॉडी में लेते हैं, फूड मटेरियल के रूप में हम बॉडी में ले लेते हैं। और 10 जो नॉन एसेंशियल है वो हमारे बॉडी में पहले से विद्यमान होती है, मौजूद होती है। 10 जो नॉन एसेंशियल जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो बॉडी में हमारे, वो बॉडी जिसका हमारे बॉडी में है पहले से ऑलरेडी, जिसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक। अब जो 10 हमें जरूरत है वो हम भोजन के रूप में लेते हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। इस हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें 2 कॉमन अल्फा चेन सिमिलर अल्फा चेन एंड 2 कॉमन बीटा चेन, 2 कॉमन बीटा चेन, ये भी कॉमन है। अब आगे देखिए, इस टू बीटा चेन में आपको बताया हमने कि 10 अमीनो एसिड एसेंशियल होती है, 10 अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल होती है। एसेंशियल को हम फूड में लेते हैं। अब ये जो बीटा चेन में है, इस बीटा चेन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसके पहले नंबर पर वेलिन का मोनोमर होता है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड। यहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाया गया है कि पहले नंबर पर वेलिन होती है और छठे नंबर पर ग्लूटामीन होती है। यहां पे मेंशन किया है हमने कि पहले नंबर पर वेलिन होती है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड होती है, छठवें नंबर पर क्या होती है, ये ग्लूटामीन होती है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंडीशन है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंडीशन है, जिसको हम HbA के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए बेटा, ये ग्लूटामीन जो है ये डोमिनेंट जीन से होता है। इसका सिंथेसिस किससे होता है? एक डोमिनेंट जीन से होता है, डोमिनेंट जीन से होता है। ध्यान से सुनिए फिर से कि बॉडी की जो ब्लड है अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो उसमें जो छठे नंबर की ग्लूटामीन है और पहले नंबर पर वेलिन है, तो वो ग्लूटामीन एक डोमिनेंट जीन के प्रभाव से शो होती है। और इसी का जो साथी रिसेसिव जीन होता है, इसी का साथी जो रिसेसिव जीन होता है, किसका? ग्लूटामीन को सिंथेसिस कराने वाली जो डोमिनेंट जीन होते हैं, डोमिनेंट का अदर जो पार्टनर होता है, जैसे एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, तो इस रिसेसिव जीन के नाते क्या होता है, इस पहले नंबर पर वेलिन तो है, तो ये रिसेसिव जीन, इसका रिसेसिव जीन, ग्लूटामीन का रिसेसिव जीन क्या करता है, ये छठे नंबर पर ग्लूटामीन को शो नहीं कराता है, छठे नंबर पर ये फिर से वेलिन को शो कराने लगता है, जिससे क्या होती है, आपकी जो है ब्लड एबनॉर्मल हो जाती है। और कैसे एबनॉर्मल होती है? कैसे एबनॉर्मल होती है? देखिए, जब ये इसकी रिसेसिव जीन, इस ग्लूटामीन की रिसेसिव जीन, चूंकि डोमिनेंट जीन से ग्लूटामीन आया और रिसेसिव जीन से छठे नंबर पर वेलिन आ गई, तो ये एबनॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल क्यों होती है? क्योंकि ये पहले नंबर वाली वेलिन है, ये उठ करके यहां से जुड़ने लगती है। ध्यान से सुनिए, ये अब ये है क्या, समझ रहे हैं ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, किसकी है? ये एमिनो एसिड की है। किसकी है? एमिनो एसिड की। तो और ये एमिनो एसिड कहां से आया? हीमोग्लोबिन से आया। ठीक है ना, ये ग्लोबिन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये अमीनो एसिड तमाम लगी हुई है। तो ये अपना पहले नंबर वाला वेलिन ये उठ करके चला जाता है छठे नंबर के वेलिन से। कहां चला जाता है? छठे नंबर के वेलिन से। अब ये है क्या? ये है क्या? आखिर आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, समझे आप? तो अब ये मानिए कि ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड है, ये ऐसे ही उठ करके जब ये वेलिन का सिंथेसिस होने लगता है रिसेसिव जीन के नाते, तो ये उठ करके ये ऐसे हो जाता है। तो होता कि अब देखिए यहाँ पे ये हंसियाकार बना, ये क्या बना? हंसियाकार। ये ऐंठ जाता है, सिकल शेप में हो जाता है। कैसे हो जाता है? सिकल शेप में। और जब ये इस सिकल शेप में हो जाता है बेटा, तो यह ऑक्सीजन कैरी कराने में अक्षम रहता है, ऑक्सीजन को पास आउट नहीं करा पाता है। और जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं करा पाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। क्यों? क्योंकि ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ गई है, जिसको हम HbS कहते हैं, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपकी HbA है।
जो पहले नंबर पर वैलिन है और छठे नंबर पर ग्लूटामिन है, जो डोमिनेंट जीन, यही गड़बड़ कर रहा है इसका रिसेसिव जीन। इसका रिसेसिव जीन अभी हम बताएंगे क्यों गड़बड़ करता है, अभी हम बता देंगे क्यों गड़बड़ करता है। तो ये डोमिनेंट जीन के नाते ये ग्लूटामिन आया, इसके साथी पार्टनर रिसेसिव जीन के नाते ये छठे नंबर पर ग्लूटामिन के बजाय किसको शो कराता है सिंथेसिस में, वेलिन को शो करा देता है। और वेलिन को जब शो करा देता है तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन की पहले नंबर की वेलिन छठे नंबर की वेलिन से जाकर के मिलने जाती है और ये कर्व मॉडल स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो आपकी आरबीसी है ऐसे ऐंठ जाती है हंसी आकर, जिससे ऑक्सीजन को कैरी कराने में दिक्कत होती है। इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ये होता क्यों है बेटा, ये होता है म्यूटेशन के नाते। क्या क्यों होता है, म्यूटेशन के नाते। और ध्यान रखेंगे ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो ये प्रोसेस होती है, क्यों ऐसा हो जाता है एब्नॉर्मलिटी, वो म्यूटेशन है और म्यूटेशन की टाइप है मिसेंस, मिसेंस म्यूटेशन। ध्यान रखेंगे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मिसेंस म्यूटेशन, म्यूटेशन। अब ये मिसेंस म्यूटेशन क्या है, इस मिसेंस म्यूटेशन की चर्चा जब हम फिर कभी म्यूटेशन पे चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तब आपको वहां पे मिल जाएगी। अब इसके बाद इसका दूसरा सिकल सेल एनीमिया के बाद एक दूसरी टॉपिक हम ले लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया देखते हैं क्या है यार हीमोफीलिया। मेरे ख्याल से इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी बेटा तो लाइक कर दीजिए, और फिर अगर नहीं समझ में आती है तो फिर कमेंट करिएगा जरूर। हीमोफीलिया क्या है ये, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये क्या है यार, ये सेक्स लिंक डिजीज है। क्या है, सेक्स लिंक डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है। और कैसी है, रिसेसिव डिजीज है। ध्यान रखेंगे ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, रिसेसिव कंडीशन में होते हैं, रिसेसिव कंडीशन में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे अभी इससे पहले सिकल सेल एनीमिया में हमने सर्किट बनाया था कि जेनेटिकल जो डिजीज होती है उसकी दो कैडर होती है। अब इसका मतलब ये कि इसके जीन कहां पाए जाएंगे, सेक्स लिंक पर। सेक्स वाली जो एलोसोम होती है वो एक्स लिंक में पाई जाती है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए एक चीज, ऑटोहोन जॉन ऑटो बुएल्स, हे नेसे एंड हेल्डेन। ये साइंटिस्ट हैं, कोई 1803 से लेकर के 1820 तक, 1803 से 1820 के बीच में इन्होंने इसके इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया। इसके इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया। पहली चीज तो आप ये जानिए बेटा कि नॉर्मली जैसे हम लोग हैं, नॉर्मल कंडीशन में हीमोफीलिया तो हम लोगों में है नहीं, तो हम लोगों को अगर चोट लगता है, हम लोगों को चोट लगता है तो 4-5 मिनट बाद ब्लड निकलता है, उसके बाद वो रुक जाता है, उसको रुधिर का बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग करने वाले कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। हम लोगों के बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने वाले कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ये 3-4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में चोट इंजरी होने पर जो ब्लड बहता है 4-5 मिनट बाद उसको ब्लड की क्लॉटिंग करा देते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा? फैक्टर, प्रोटीन फैक्टर। क्या कहा? प्रोटीन फैक्टर। मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको प्रोटीन फैक्टर कहा। और हीमोफीलिया
हीमोफीलिया में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो नहीं पाई जाती है, जिसको हम फैक्टर 8 कहते हैं। फैक्टर 8, क्या? फैक्टर 8, कारक 8, कारक 8 फैक्टर 8 प्रोटीन है जो हीमोफीलिया के पेशेंट में एब्सेंट होती है। और जब ये फैक्टर 8 प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होती है तो वही ब्लड की क्लॉटिंग नहीं करा पाती है, और उसको चोट जब लगता है बेटा, उसको जब चोट लगता है तो 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 24-24 घंटा ब्लड बहता रहता है, और वो अंत में जाकर के उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, एक चीज और बताऊं आपको कि यह मोस्टली मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, और जो फीमेल्स होती हैं वो इसकी कैरियर का काम कराती है। मतलब हीमोफीलिया का रोगी जो होता है वो पुरुष होता है, बालक होता है। महिलाओं में यह रोग नहीं होता है। महिलाएं क्या होती हैं, फीमेल क्या होती हैं, इसके कैरियर का काम कराती हैं। और ऐसी कैरियर फीमेल्स को हम क्या बोलते हैं यार? हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड, या हम यूं कह दें हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। अब सवाल यह है कि महिलाओं में क्यों नहीं पाया जाता है ये रोग? ये जो पुरुष होते हैं, शादी होने की उम्र तक पहुंचने से पहले इनकी डेथ हो जाती है। शादी होने की उम्र मतलब 17-18 साल से पहले होते होते इनकी मौत हो जाती है। तो जब क्वाटिश हो नहीं पाता है किसी स्त्री से तो वो चीज उसमें जा नहीं जाती है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। ये होमोजाइगस जो स्त्रियां होती हैं समाज में इसीलिए नहीं दिखती हैं, ना के बराबर दिखती हैं कि जिसमें रोग पाया जाए। इसमें ये हाइब्रिड होती हैं, यानी ये कैरियर का काम करती हैं, रोग फैलाने का काम करती। होता तो नहीं है रोग, लेकिन रोग फैलाने में यही मददगार होती हैं। और जिसमें क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जो हीमोफीलिया का रोगी है 10-12 साल, 15 साल, 18 साल से पहले जाकर के उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी जो होमोजाइगस जो मतलब रोगी महिला है सोसाइटी में कम दिखती है। अब इसके बाद मैं आगे आपको बताऊं कि एक साइंटिस्ट इसमें हेल्डेन, ध्यान से सुनिए, ये हेल्डेन जो है बेटा, ये यूरोपियन राजघरानों में इसके इनहेरिटेंस का पता लगाया और मोस्टली पिडिग्री बनाया। क्या कहते हैं उसको? क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के घरानों का उन्होंने पिडिग्री बनाया। उनके वंशजों में हीमोफीलिया के रोगी पाए गए थे। अब उसमें पिडिग्री उन्होंने बनाया, किसने? हेल्डेन ने, और उसका अध्ययन किया कि कैसे उसमें ये रोग फैलता है। अब मेरे ख्याल से इसकी चर्चा हम आगे ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है यार। ठीक है, फिर कभी मौका मिला तो ये जो यूरोपियन राजघरानों में हेल्डेन ने इसकी पिडिग्री बनाई थी, पिडिग्री कैसे बनाई, क्योंकि पिडिग्री बनाना इसके प्रीवियस वीडियो में पिडिग्री एनालिसिस में हमने किया था, कैसे किया था, क्या सिंबल होती है उसके लिए। ठीक, तो फिर कभी मौका मिला तो इस यूरोपियन राजघरानों में जो हेल्डेन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की पिडिग्री का एनालिसिस किया, उसकी सर्किट बनाई। ठीक, हमें जब कभी मौका मिलेगा बताएंगे वीडियो में, जब हम देंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कैसे था ये क्वीन विक्टोरिया काल के। तो उसमें कैरियर फीमेल्स होती हैं। ठीक है, आई होप कि चीजें कॉन्सेप्ट हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी, समझ में आ गया होगा। बेटा अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब चैनल को मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।